हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास साइंस का नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। विंड यानी पवन, स्टॉर्म तूफान और साइक्लोन्स चक्रवात। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पवन होती क्या है। पवन, पवन यानी विंड्स, यानी विंड्स। ठीक है, विंड। पवन क्या होती है? जो मूविंग एयर होती है उसको पवन कहते हैं। क्या होती है? मूविंग एयर। द मूविंग एयर, moving air is called wind, यानी गतिशील, गतिशील पवन को क्या कहते हैं अपना? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन कहते हैं। ठीक है, गतिशील पवन कौन से होगी? जैसे हमने कल मौसम के बारे में पढ़ा था, कहीं की जलवायु गर्म होती है, कहीं कहीं ठंडी जलवायु होती है, शुष्क होती है। तो वहां पे जैसे हवाएं चलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की थी हमने, वहां पे हवाएं चलती है, तो उनको जो मूविंग एयर होती है, अपनी गतिशील वायु होती है, उन्हें क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो पवन होती है चलती किस तरफ जाती है? आपने डायरेक्शन देखी होगी पवन की, जो हवा चलती है कभी कोई डायरेक्शन होती है, कभी कोई डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो वो चलती किस साइड है? द एयर, द विंड flows from high pressure to low pressure। ठीक है, यानी जो हवा होती है अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है। ये अधिक दाब किस चीज का दाब है? वायु दाब की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पवन अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ बहती है। ठीक है, यानी हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं गर्म हवा की, वो क्या होती है? हल्की होती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। तो जो गर्म हवा होती है उसका दाब कम होगा, और जो ठंडी वायु उसका दाब ज्यादा होगा। तो हवा की डायरेक्शन क्या होगी? कोल्ड टू हॉट। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं वायु दाब के बारे में। वायु दाब कैसे प्रभाव डालता है? ठीक है, वायु दाब के बारे में देखते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा कि अगर हमने जैसे प्लास्टिक की कोई बोतल है, उसके अंदर गर्म पानी डाल लिया और गर्म पानी को निकाल के उसका ढक्कन बंद कर दिया, और ढक्कन बंद करने के बाद अगर हम उसे टैप के नीचे यानी नल से ठंडा पानी डालेंगे या वैसे ठंडा पानी डालेंगे, तो बोतल क्या होगी? पिचक जाएगी। उसका कारण यह होता है कि जो हमने गर्म पानी डाला था बोतल के अंदर, उसकी जो जलवाष्प होते हैं कुछ अंश रह जाता है उनका, तो वो क्या करते हैं, जो बोतल के अंदर हवा होती है उसको गर्म कर देती है। तो गर्म हवा अंदर है और उसके ऊपर हमने पानी डाला, यानी उसको ठंडी किया। हवा जब ठंडी होगी तो वो क्या होगी? वाष्प ठंडे होकर पानी बन जाएंगे, पानी की बूंदे बन जाएगी। तो वहां क्या हो गया? दाब कम हो गया, क्योंकि गर्म है वायु, दाब कम है, और बाहर ठंडा है तो बाहर दाब ज्यादा है। तो दबाव जब बाहर से उसके ऊपर लगेगा तो वो क्या है? पिचक जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो यही कारण है कि हम गर्म बोतल है, जैसे ये बोतल है कोई, ये बोतल है, इसके अंदर गर्म पानी है। ठीक है, गर्म पानी है, गर्म है, और बाहर से हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, ठंडा डालेंगे, तो ये जो गर्म वायु है इसके अंदर, ये क्या होगी? ठंडी होकर पानी की बूंदे बन जाएंगी। ये नीचे आकर ऐसे ऐसे बूंदे बन गई पानी की। अब क्या होगा? जो
इसके अंदर वायु दाब है वो इसके कंपेयर में कम है, यहाँ वायु दाब ज्यादा है, वायु दाब ज्यादा है यहाँ पे बाहर की, और अंदर क्या है, कम, वायु दाब कम है। तो क्या होगा इससे कि ये प्रेशर लगाएगा इसके बोतल के ऊपर, तो क्या है, ये पिचक जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, वायु दाब की। अगर आपने कभी बचपन में किया होगा, जैसे कोई पन्नी लेकर हम उस पर फूंक मारते हैं तो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो वो कारण क्या होता है, क्योंकि जो वायु, गतिशील वायु है वो क्या करती है, वायु दाब को घटाती है। यानी पवन का वेग, पवन का वेग बढ़ाने से वायु दाब घटता है, वायु दाब घटता है। अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको पन्नी का, वही है। ठीक है, वही हो गया। और दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, अगर दो बैलून ले लिए, उनके अंदर हमने कुछ पानी डाल दिया, तो अब उनको ऐसे पकड़ के दोनों को एक साथ पास में ले आए। पास में ले आने के बाद जब हम उनके बीच फूंक मारेंगे तो क्या होगा, वो दूर जाने की बजाय एक दूसरे के पास आएंगे। उसका कारण क्या है, हवा, जैसे ये बैलून है, एक ये बैलून है, इसके अंदर कुछ पानी है, यहाँ पे हम यहाँ बीच में फूंक मारेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ का वायु दाब कम हो गया, दाब कम हो गया, लेकिन यहाँ दाब क्या है, दाब ज्यादा है, यहाँ भी दाब ज्यादा है, दाब ज्यादा है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, दाब लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दाब कम है, तो ये क्या होंगे, पास आएंगे एक दूसरे के। ये मैं समझाना चाहता था। ये किसका एग्जांपल है कि वायु का वेग बढ़ाने से वायु दाब घटता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब किसी चीज का प्रसार होता है, यानी एक्सपेंड होता है, तो वो क्या होती है, वो हल्की हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, when the same thing occupies more space, it becomes lighter। यानी किसी चीज का प्रसार होता है तो वह हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है। अगर हम वायु की बात करें, वायु को हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, एक्सपेंड होगी, प्रसार होगा उसका, और प्रसार होगा उसका तो क्या है, हल्की हो जाएगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। उदाहरण के बेस पे हम लेते हैं कि अपनी दिवाली पे आजकल ट्रेंड में चल रहा है जो, कि जो पैरासूट टाइप आते हैं, अपने पटाखे जो ऊपर छोड़े जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, एक पॉलिथीन टाइप होता है उनके ऊपर, और उनके नीचे ना छोटा सा जलाने के लिए कोई मटेरियल होता है। उसको जब हम जलाते हैं तो क्या है कि जलने के बाद गर्म एयर होती है, हॉट एयर, वो ऊपर उठती है। उठने के बाद वो जो पॉलिथीन होता है अपना, वो उसके साथ ही ऊपर उठता है, और उसका एयर का क्या होगा, एक्सपैंड होती है एयर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एयर की। एयर expands on हीटिंग, यानी गर्म करने पर वायु का विस्तार होता है, विस्तार होता है।
ठीक है, गर्म करने पर वायु का विस्तार होता है, उदाहरण के तौर पर हमने अभी पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं कि जो पवन धाराएं होती है, पवन धाराएं यानी विंड करंट्स, वाइंड करंट्स, करंट्स यानी वही धाराएं, पवन धाराएं बोलता हूँ, वही धाराएं, पवन धाराएं, पवन धाराएं, ये क्या होती है? पवन क्या होती है? एक छोटे लेवल की बात होती है, वो होती है पवन। अगर बहुत सारी पवनें मिलकर एक साथ चलती है, उनको क्या बोलते हैं? पवन धाराएं। तो पवन धाराएं क्या होती है? पवन धाराएं किस तरफ जाती है, क्यों जाती है? उसका रीजन ये है कि धरती का असमान रूप से गर्म होना, यानी कि एक जगह पर गर्मी ज्यादा होती है, उसी टाइम दूसरी जगह पर गर्मी कम होती है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि केरल का तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच वेरी करता है, और सेम टाइम अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो वहां पे क्या पढ़ा था हमने? वहां का टेम्परेचर -4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर दिन के अंदर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, तो उसी बेस पे है हम बात करते हैं। जैसे विंड करंट्स आर generated due to uneven temperature due to heating, लिखते हैं heating of the earth, या on the earth लिखो, on the earth, यानी कि विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द करंट, यानी कि पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण क्या होती है? पवन धाराएं बनती हैं। ठीक है, ये अगर बात करें हम आगे की, तो हमने पढ़ा था, चलो इसके बाद पढ़ेंगे। पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण क्या बनती हैं? पवन धाराएं बनती हैं, पवन धाराएं बनती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे पूरी पृथ्वी की बात करें हम, तो वहां होता क्या है? पूरी पृथ्वी की बात करें हम, तो फॉर एग्जांपल ये है अपनी अर्थ, थोड़ी चपटी होती है, आपको पता होगा। सॉरी, थोड़ी अपनी पृथ्वी गोल हो गई। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? पोल है इसके, ये है पोल, यानी पोल। ये कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा हो गया अपना? साउथ पोल यानी दक्षिणी। चलो इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ पे तंग होना पड़ेगा थोड़ा। ये क्या है? ये धरती का बीच है, बीच यानी मिड। यहाँ कौन सी लाइन होती है अपनी? भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, इक्वेटर। और ये क्या है? और ये क्या है? देखिए, ये कौन सी होती है लाइन ऑफ? ये कौन सी होती है अपनी? बताओ। ये जैसे भूमध्य होगी, भूमध्य रेखा। ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर। और ये कौन सी है अपनी? कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये कौन सी है? मकर रेखा। और ये कौन सी होगी अपनी? कर्क रेखा, कर्क रेखा होगी अपनी कर्क रेखा। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री,
समझ गए? ये होता है 30 डिग्री, और ये जो पोल होते हैं, ये लाइन होती है, ये होती है 90 डिग्री। ये कितनी होगी? ये भी 30 होगी, और ये कितनी होगी अपनी? ये भी 90 डिग्री होगी। समझ गए? क्योंकि बिल्कुल इसके पैरेलल में है। तो जो अपना पोल है, ये साउथ पोल है, ये अपना नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, ये 90 डिग्री पे है। ये जो कर्क रेखा है वो 30 डिग्री। सॉरी 60 का भी भूल गए हम बताना, एक मिनट रुको, एक मिनट, सॉरी। यानी ये 30 होगी, ये होगी अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होगी अपनी, सॉरी, कैप्रिकॉर्न होगी, ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद 60 भी आता है यहाँ पे, 60, और यहाँ भी 60 आता है। ये हो गया 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री। समझ में आ गई? अब देखिए, ये होगी अपनी भूमध्य रेखा। अब होता क्या है, आपको पता होगा, जो अपना सन है वो क्या करता है, भूमध्य रेखा के 90 डिग्री में आ जाता है बिल्कुल, और जो अपनी मकर रेखा और कर्क रेखा है उनके लगभग 60 डिग्री के एंगल पे रहता है, बिल्कुल ऊपर, साल में एक बार ही आता है, और इसके ऊपर ज्यादा रहता है भूमध्य रेखा के ऊपर। तो होता क्या है, यहाँ आपको पता है, कल मैंने बताया था, 6 महीने रात होती है, 6 मंथ क्या होती है, डे रहता है, और 6 मंथ क्या होती है, नाइट। दोनों दोनों की बात कर रहा हूं, मंथ नाइट। यानी अगर यहाँ दिन होगा 6 महीने, तो यहाँ 6 महीने रात होगी। ठीक है, अब देखिए, यहां से इधर जाते हैं, यहां से इधर जाते हैं ऊपर की ओर, तो क्या होगा, यहाँ तो ठंड ज्यादा है, धीरे धीरे यहाँ जाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री पे सूर्य ऐसे आता, तो यहाँ गर्मी ज्यादा है, तो होगा क्या, यहाँ की वायु गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, एक्सपेंड करेगी, तो यहाँ का वायु दाब क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ की ठंडी है वायु, तो यहाँ का दाब क्या है, ज्यादा। तो विंड कहां से कहां तक जाएगी, विंड कहां से कहां तक जाएगी, इसका कारण यह है कि वायुदाब अधिक से कम की तरफ जाती है, तो विंड यहां से यहां तक जाएगी, यानी कि ऐसे जाएगी विंड, ऐसे 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 जाएगी। ठीक है, और इधर से आने वाली ऊपर से जो आएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे, समझ गए आप? ठीक है, ऊपर से जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, इसमें, और ये जो जाएगी इस डायरेक्शन में। इसका कारण भी बताऊंगा मैं, ये टेढ़ी क्यों है, बिल्कुल सीधी क्यों नहीं है। समझ में आया आपको? समझ गए? इसका कारण ये होता है कि मान लो इधर से ये विंड गई, गई इधर से, ऊपर से भी आ गई, तो ये टकराएंगी, टकराएंगे तो दाब ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होने के कारण ये मुड़ जाएंगे आगे से, बिल्कुल सीधी ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे नहीं होगी, ये आगे से ऐसे निकल जाएगी, पास ओवर हो जाएगी। ठीक है, ये समझा रहा था मैं आपको। तो ये जैसे जैसे गर्म होते हैं, इनका कारण यही है कि वायुदाब कम हो जाता है उनका, और जो ठंडी जगह होती है वहां वायुदाब ज्यादा हो जाता है, ठंडी जगह पे ज्यादा हो जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं, हमने जैसे 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने लैंड फ्रीज, लैंड ब्रीज, और दूसरा था सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, सी ब्रीज के बाद ये कौन सा है, थलसमीर, थलसमीर, और ये कौन सा हो गया अपना, जलसमीर, पढ़ा था हमने जलसमीर के बारे में। ठीक है, तो ये होता क्या है, जो अपनी ये थलसमीर होती है, ये क्या होती है, ये होती है रात के टाइम, रात में, नाइट में, नाइट में, ये होती है डे में, दिन में। इसका कारण क्या है, आपको मैंने बताया था कि जैसे इसकी बात करते हैं,
ये रात में क्यों होती है? कि ये मान लो लैंड है, घर है, ये कोई बना हुआ है, ये घर है किसी का, ठीक है, और ये है अपना समुंदर, ये समुंदर हो गया अपना। जैसे ये पेड़ बना दिया मैंने, ये पता नहीं किसका पेड़ है, देख लेना, ये हो गया पेड़, ठीक है, ये है सी। रात को क्या होता है कि जैसे दिन में धूप पड़ी तो थल की जो प्रॉपर्टी होती है और जल की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जो लैंड एरिया होता है वो बहुत ज्यादा गर्म, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। लेकिन जो जल है वो क्या है, धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होता है। मान लो ये दिन में पूरा गर्म हो गया लैंड, रात को क्या होगा कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो पानी है दिन में पूरा गर्म हो गया और रात को धीरे धीरे गर्म होगा, सॉरी ठंडा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी गर्म है किसके कंपेयर में, लैंड के कंपेयर में, यानी लैंड ठंडी होगी रात को और पानी क्या है, गर्म। तो आपको बताओ गर्म है तो यहाँ क्या होगा, दाब कम होगा, कम। यहाँ ठंडी है तो दाब ज्यादा होगी, दाब ज्यादा होगी। समझ गए आप? अभी जैसे पढ़ाया था मैंने, आपको पढ़ाया था। तो हवा किस तरफ जाएगी अब मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ दाब कम है यहाँ ज्यादा है, तो दाब ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, अधिक दाब दाब है तो जो हवाएं हैं वो इस तरफ आएंगी, ये ठंडी हवा इस तरफ आएगी और गर्म हवाएं लैंड की तरफ जाएगी। समझ गए? ये है अपना सी, ये है अपना सी और ये है अपनी लैंड, ये है लैंड और ये है सी। तो अब देखो कहां से कहां तक गई हवाएं, समझ में आया? अब बात करते हैं सी ब्रिज की। सी ब्रिज में से उल्टा होगा, ये आपको कोई घर बना दिया हमने और ये अपना बीच होगी यानी समुद्री किनारा। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब ये दिन की बात है, दिन में सूर्य देवता यहाँ प्रकट है प्रकट है, रोशनी दे रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है। तो अब क्या होगा कि लैंड क्या हो गया, ये है लैंड अपनी, लैंड यानी थल, ये गर्म होगा, ये है गर्म, क्योंकि ये दिन में जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन जो पानी है अपना वो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। तो ये इसके कंपेयर में, थल के कंपेयर में ये क्या है, ठंडा है, ठंडा है, ये है ठंडा। अब देखो, अब मुझे बताओ कि दाब, वही दाब कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, ज्यादा दाब है यहाँ पे, है ना? और यहाँ दाब क्या है, कम दाब है, यहाँ पे कम दाब है। तो वो होगा क्या, वह जो अपनी पवन है या वायु है वो किस तरफ जाएगी, ठंडी से गर्म की तरफ, यानी सी से लैंड की तरफ गई, सी से लैंड की तरफ, इसलिए इसको सी ब्रीज कहते हैं। और जो गर्म हवाएं हैं वो कहाँ आएगी, सी की तरफ। समझ गए? ये दोनों समझा दिए आपको। ये इसलिए समझाए हैं क्योंकि जो दाब के बारे में हमने पढ़ा था उसका जो ये एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। और दूसरा मैंने जो अर्थ के बारे में बताया था वो भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि जो पवन से मानसून कैसे बनती है। ठीक है, तो अभी जो समुद्र से गर्म हवाएं उठी, सी से गर्म हवाएं उठी, वो क्या करती हैं, अपने साथ जल वाष्प ले लेती हैं और वो जल वाष्प ठंडे होते हैं तो क्या बन जाता है, भाप जो होती है वो क्या बन जाती है, वो बन जाता है पानी, और वो बारिश का कारण बनते हैं। तो हमने पढ़ा कि सी से जाती है तो जल वाष्प लेके जाती है, तो क्या होगा, द विंड फ्रॉम ओशियन कैरी water and bring rain and bring rain, यानी कि समुद्र से जो उठने वाली, सी से उठने वाली जो गर्म हवाएं है वो अपने साथ क्या लेके जाती हैं, जल वाष्प यानी वाटर। और वो जब ठंडी हो जाती है तो क्या बन जाता है, उसका बूंदे बन जाती है, जो किसका कारण होता है, बारिश का। ठीक है, अब बात करते हैं जो बारिश हुई, होगी बारिश तो। अब मानसून की बात करते हैं हम, मानसून किसे कहते हैं। तो मॉनसून जो है अपना, मॉनसून वर्ड, मॉनसून की बात करते हैं हम,
मानसून मानसून की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई। मौसम से हुई। मौसम के बारे में हमने कल पढ़ा था, पूरा चैप्टर पढ़ा था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है या टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं पूरे दिन का पर आवर के हिसाब से या 2 दिन के हिसाब से, ठीक है, शॉर्ट टाइम का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसे हम मौसम कहते हैं। और ज्यादा जैसे 20-25 साल का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है या जो सेम मौसम रहता है उसको क्या कहते हैं, वहां की जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब द वर्ड मॉनसून ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम। ठीक है, तो मानसून कहां से लिया गया है? मानसून की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं। तो ये हमने बारिश भी करवा दी और मानसून की उत्पत्ति भी करवा दी। अब हम पढ़ेंगे जो अपना अगला है, ये तो पवन के बारे में था, वायु के बारे में था, अब पढ़ेंगे स्टॉर्म के बारे में। तो चलिए अब पढ़ते हैं स्टॉर्म के बारे में। यानी स्टॉर्म्स क्या होते हैं? तूफान होते हैं, जो आपने ऑब्जर्व किए होंगे, मोस्टली तेज हवाओं के साथ आते हैं, वो होते हैं तूफान। अब हम बात करते हैं थंडर स्टॉर्म। इनको और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं तड़ित झंझा। ये तड़ित क्या होता है बताइए? तड़ित होता है जो आसमान में बिजलियां चमकती है, उनको क्या बोलते हैं? तड़ित बोलते हैं। ठीक है, तड़ित झंझा यानी बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट के साथ। तो देखिए होता क्या है इसमें। तो होता क्या है कि अभी मैंने बताया जैसे लैंड का अगर मान लो, लैंड का टेम्परेचर क्या है? कम है, और सी का ज्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। सी का टेम्परेचर ज्यादा है यानी ज्यादा, तो होगा क्या? सी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां की जो वायु है, वायु वो क्या होगी? ऊपर उठेगी, यानी एयर राइज अपवर्ड। ठीक है, ऊपर की ओर उठेगी। तो होगा क्या, वो जब ऊपर की ओर उठेगी तो उसके साथ क्या जाएंगे? जलवाष्प जाएंगे, यानी जल जाएगा। तो जब जब जल जाएगा उसके साथ, तो ऊपर जब टेम्परेचर कम होगा तो वहां जाके जल जम जाएगा। जमने के कारण वो बूंदे बन जाएंगी और फिर से वापस वो नीचे आएगा। और मान लो ये नीचे की तरफ आ रही है बन के, ये नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, और लगातार ये तो आती रहेंगी और लगातार ही अपना जो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जल वाष्प है, गर्म हवाएं हैं, वो ऊपर उठती जाएगी। तो ये गर्म हवाएं हैं उठती जाएंगी। जब ये एक दूसरे के पास से गुजरती हैं तो क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है वहां पे, यानी रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। क्योंकि एक दूसरे से टकराती हैं, छूती हुई निकलती हैं, तो क्या होगी? वहां पर प्रतिक्रिया होगी, जिसके कारण क्या होता है कि बिजलियां चमकती है और आवाजें आती है, ध्वनियां उत्पन्न होती है। प्रतिक्रिया से ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि व बिजली बिजली उत्पन्न होती है, उत्पन्न उत्पन्न होती है। क्या होती है? बिजली उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिजली को तड़ित बोलते हैं। तड़ित झंझा, ये तड़ित झंझा हो गई। समझ में आ गया आपको क्या हुआ यहाँ पे? देखा आपने
कि जो समुद्र से गर्म हवा उठी ऊपर, ऊपर उठने के बाद वो अपने साथ क्या ले गई, जल वाष्प ले गई, गर्म होकर उठी जल वाष्प लेके गई। तो ऊपर जब टेम्परेचर ठंडा था, टेम्परेचर कम था, यानी जो मौसम है ठंडा था, तो वहां क्या हुआ, वहां हुआ कि वो पानी की बूंदें जम गई, और जमने के बाद आपको पता है बारिश के रूप में वो नीचे आती है। जब वो नीचे आई तो उनके साथ क्या हुआ कि जब वो तो धीरे धीरे नीचे आ रही है, स्पीड से नीचे आ रही है, और नीचे से जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर जा रही है तेजी से, स्पीड से जा रही हैं। तो होगा क्या, वो जब एक दूसरे के पास से गुजरेंगी तो वहां क्या होगी, एक प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी, जिससे क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी, और जिसे गड़गड़ाहट बोलते हैं, और क्या होगा, बिजली उत्पन्न होगी। वो क्या कहलाता है, तड़ी झंझा, यानी थंडरस्टॉर्म कहलाता है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लोन की, इसके साइक्लोन की बात करते हैं। तो साइक्लोन होता क्या है, जो थंडरस्टॉर्म होता है, इस थंडरस्टॉर्म को, एक थंडरस्टॉर्म को अगर हम साइक्लोन में बदलें तो वहां क्या होगा, बहुत सारे थंडरस्टॉर्म बन जाएंगे। तो वो होता क्या है देखिए, तो चलिए अब बात करते हैं हम साइक्लोन की। साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है, चक्रवात, चक्रवात, यानी चक्रवात में होता क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा था थंडरस्टॉर्म के बारे में। तो क्या हुआ, वहां पे जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठी, उठने के बाद उन्होंने क्या किया कि जब ऊपर गई तो तापमान कम था, यानी ठंडी थी, ठंडी होने के बाद वो जम गई, जब वो जमी तो जो उनकी ऊर्जा थी वो वातावरण में चली गई, आसपास का जो वायु है वो गर्म हो गई, और जो आसपास की वायु गर्म होगी तो होगा क्या कि वहां का जो तापमान है बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब घटने के कारण जो दूसरी हवाएं हैं आसपास में, उन गर्म हवा के आसपास में जो हवाएं हैं वो केंद्र की तरफ, यानी जो गर्म हवा है वहां आने लगेगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले संरचना की बात करें, संरचना की बात करें टोर्नेडो, सॉरी चक्रवात, साइक्लोन की। तो साइक्लोन की जो संरचना होती है, यानी शेप होती है, वो इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, ये है वायु, जो गर्म वायु ऊपर उठती है और ऊपर से जो बूंदे हैं वो नीचे आती है, और जो इसमें वायु जाती है वो इस टाइप से घूमता है, सॉरी इस टाइप से घूमता है, समझ में आ गया आपको, इस तरह से ये घूमता है। ये जो है एरिया, ये क्या होता है, आई होती है, आई ऑफ स्ट्रॉम, स्ट्रॉम यानी झंझा, झंझा की आंख होती है। और स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम फ्लो यानी धारा का प्रवाह, का प्रवाह, यानी जो ये साइक्लोन है वो इस तरफ से आया था और इस तरफ ये डायरेक्शन है इनकी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आगे, ये क्या है, ये जो इसका है, ये यहाँ से एयर बाहर जाती है, यानी हवा बाहर जाती है, एयर आउट। ठीक है, और ये जो रास्ता है ये ऐसे हवा घूमती है, ये वो रास्ता है, ऐसे हवा घूमती घूमती ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, समझ में आ गई है बात। अब यहाँ क्या होता है, ये जो एरिया है इसका, ये वाला, ये वाला, ये एरिया सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो ये 150 किलोमीटर का एरिया है, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको कि जो इसका डायमीटर हो सकता है, साइक्लोन चक्रवात का डायमीटर यानी व्यास हो सकता है, डायमीटर यानी व्यास, व्यास कितना हो सकता है, 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक ये चौड़ा हो सकता है। ठीक है, और जो इसके अंदर हवाओं की स्पीड है वो कितनी हो सकती है, वो 250 से, सॉरी 150 से 250 किलोमीटर तक हो सकती है अपनी, 150 किलोमीटर पर आवर से 250 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर की तक की हो सकती है। और जो ये आई है, आई ये होगी अपनी आई मान लो,
आई से 150 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर। ये एरिया बता रहा हूं मैं आपको, ये वाला एरिया है जो इस एरिया में जो वायु की स्पीड है वो बहुत ज्यादा रहती है यानी इतनी स्पीड रहती है। उसके बाद बात करें, हाइट की बात करें इसकी, तो हाइट कम से कम 10 से 15 किलोमीटर तक होती है ऊंचाई इसकी। साइक्लोन की जो हाइट होती है वो 10 से 15 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये हो गया अपना। इसके बाद हम बात करते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, ये डायरेक्शन होगी इनकी। ये हवा ऊपर गई, ये क्या है, नीचे आने वाले सिंकिंग एयर बोल दो इसके, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सिंकिंग एयर। सिंकिंग एयर यानी नीचे आने वाली हवाएं होती है, यहां से ये वाली, ये जो हवाएं हैं ये नीचे आने वाली हवाएं हैं। ठीक है, समझ गए हो गया। तो ये हो गया अपना साइक्लोन। अगर हम बात करें कि अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसको क्या बोलते हैं, तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट में अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसे क्या बोलते हैं हम, हरिकेन बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें जापान एंड फिलीपींस की, फिलीपींस यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, टाइफून। टाइफून यानी यहाँ पे हरिकेन, यहाँ पे टाइफून, टाइफून बोलते हैं इसको। तो ये हो गया अपना टाइफून। अब बात करते हैं हम कि जो वायु होती है उसे मापते कैसे हैं, वायु मापी से मापते हैं। वायु मापी से क्या करते हैं, वायु की गति को मापते हैं। वायु मापी से क्या करते हैं, वायु की गति को मापते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ड्यू टू कॉज बाय साइक्लोन। caused by साइक्लोन, चक्रवात से होने वाले विनाश। अगर बात करें हम विनाश की, तो विनाश के बारे में अगर हम बात करें तो आपने कभी सुना होगा या पता नहीं, सन 1999 में डे था 18 अक्टूबर 1999 की बात है। उड़ीसा के तट पर एक चक्रवात आया था जिस जो बहुत ही विनाशकारी था। उसकी स्पीड मापी गई थी कि जो स्पीड थी उसकी कम से लगभग मतलब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया था, जिसमें आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो 45,000 लोग बेघर हो गए थे और काफी लोगों की जानें गई थी। और इसके बाद कुछ ही दिनों बाद 29 अक्टूबर 1999 को फिर से एक तूफान आया जिसकी स्पीड थी 256 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया था। और उसके अंदर जो उसकी हाइट थी अपनी लहरों की, सी वेव की हाइट की बात करें हम, यानी समुद्री लहरें वो 6 से 9 मीटर की
हाइट थी उनकी, कम इतनी ऊंचाई थी। तो आप सोच लो 6 से 9 मीटर की ऊंचाई की जो वेव होती है वो कितना नुकसान कर सकती है। जिसने बहुत कुछ मतलब इफेक्ट किया वो क्या क्या था, अपनी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी को इफेक्ट किया, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सभी को उन्होंने ठप कर दिया। किसको? सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करें, किस किस को इफेक्ट किया? साइक्लोन अफेक्ट्स किसको? सबसे पहले हम बात करें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, और किसको किया था? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या था? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड सप्लाई, सप्लाई को बंद कर दिया था। एग्रीकल्चर कृषि, ट्रांसपोर्ट यानी संचार, सॉरी परिवहन, और इलेक्ट्रिसिटी अपना बिजली, कम्युनिकेशन संचार हो गया, सप्लाई किसी को कुछ भेजना, वो सारा कुछ ठप हो गया था। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गए विनाश के कारण। अब हम बात करते हैं कि साइक्लोन से, चक्रवात से हम कैसे बच सकते हैं, उसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो हो गया वो इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, मेजर्स यानी प्रभावी सुरक्षा के उपाय, प्रभावी सुरक्षा के उपाय। उपायों की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जो विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन का को फॉलो करना चाहिए। और दूसरी हम बात करते हैं, हमें सेफ प्लेसेस पे जाना चाहिए, सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए। और तीसरे की हम बात करें तो अपने सत्र पर लोगों को सतर्क करना चाहिए। ठीक है। और अब हम आगे बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प, यानी उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध। क्योंकि उन्नत प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है कि आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है, और हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम किसी भी आपदा का, यानी जैसे विनाशकारी आपदा का आने का पहले से पता चल जाता है, जिससे हम बच सकते हैं। यानी अगर जैसे मान लो कोई साइक्लोन आना है, तो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हमें पता चल जाता है, जैसे 48 घंटे पहले पता चल जाता है। जिससे क्या होता है कि हमें कुछ टाइम मिल जाता है अवेयर होने के लिए कि हम उस मुसीबत से कैसे निपटें। तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। और विनाश की बात करें हम, तो विनाश से आपको पता ही होगा कि न्यूज में देखते हैं कोई आपदा आती है, जैसे बारिश बहुत ज्यादा होगी तो उससे भी बहुत नुकसान है। ठीक है। तो साइक्लोन तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये अपना हो गया चैप्टर विंडस्टॉर्म एंड साइक्लोन। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। और जो पीछे चैप्टर हैं 7, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो।